हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 25। आज हम कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे हमारा वेव्स। बाय द वे आज हमारी क्लास 11th भी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th। अच्छा, आज हमें पढ़ाई क्या क्या करनी है। आज हमें देखना है कि इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है। और दो वेव अगर आती हैं तो उनमें इंटरफेरेंस होने के दो तरीके हो सकते हैं कि भाई या तो उनकी ओमेगा अलग अलग हो, उस केस में हमारे पास टाइम के हिसाब से मैक्सिमम आता रहता है, हम बोलते हैं हमें बीट सुनाई दे रही है। या फिर होता है कि ओमेगा अगर दोनों की सेम है तो अलग अलग पोजीशन पे के डेल्टा एक्स के हिसाब से हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा आता है। उस केस में हम देखते हैं यहाँ मैक्सिमा है, यहाँ मिनिमा है, यहाँ मैक्स है, मैक्सिमा है। एग्जैक्टली सेम चीज़ हम वेव ऑप्टिक्स में भी देखते हैं। लाइट चली गई। खैर, इंटरफेरेंस के बहुत अच्छे अच्छे यूज केसेस होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारे पास सोनोमीटर, या फिर स्ट्रिंग्स में किस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बनती है, ऑर्गन पाइप में किस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बनती है। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे के सारे हम इसी वीडियो में कंप्लीटली कवर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, साथ में प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे तरीके के पीवाईक्यूज हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो इस सेशन के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस, और उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। आपको ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। दिस इज़ ओनली एन ओवरव्यू कि होता क्या है इंटरफेरेंस, क्यों कभी बीट्स आ जाती हैं, क्यों कभी हमें मैक्सिमम मिनिमा देखने को मिलता है। तो देखो, हमारे पास जब भी इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब दो वेव्स हैं, उन दोनों का कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है। तो मान लो हमारे पास दो वेव्स हैं इस तरीके से, A1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से। दूसरी हो सकती है हमारे पास A2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि ओमेगा की वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएं, के की वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएं। उस केस में हमारे पास ये जो अंदर वाली चीज़ होती है, पहली बात तो इसको फेज बोला जाता है। और अगर दोनों के फेज अलग अलग हो गए तो हम बोलते हैं इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। और वो फेज डिफरेंस क्यों आ सकता है भाई, ओमेगा की वैल्यू अलग अलग हो जाए, या आप एक्स की अलग अलग वैल्यूज रख दो। अगर ओमेगा और के सेम है तो भी हमें कुछ फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाता है। पहली बात तो डेल्टा फाई, उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। अगर हमारे पास कुछ फेज डिफरेंस है, अच्छा मेरे पास दो वेव है, इनकी कुछ इंटेंसिटी होगी, मान लो इसकी I1 है, इसकी मान लो हमारे पास I2 है। दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी I1 एंड I2 है, उनके बीच का कुछ फेज डिफरेंस मुझे पता है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाती है वो कितनी आती है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। यहाँ पे जितना भी फेज डिफरेंस है, अब ये सब इंटेंसिटी के सारे फॉर्मूले हम देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद। अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अब समझो होता क्या है। देखो, मान लो मेरे पास सेम वेव आ रही है। अगर मेरे पास सेम वेव है तो उसके लिए ओमेगा और के की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाती है, सेम वेलोसिटी से आएगी, सेम मीडियम है तो। फिर ऐसे में समय, किसी भी समय पे बात करते हो तो टाइम भी दोनों जगह सेम हो जाता है। मान लो मेरे पास अलग अलग दोनों ने पाथ ट्रैवल कर लिया है ना, एक इधर से आ रही है, दूसरी ऐसे आ रही है। तो दोनों ने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मान लो ये वाला पार्ट एक्स के बराबर, ये वाला एक्स के बराबर है, इसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो इसके कारण इसका फेस कुछ ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे में हमारे पास यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है ना। ये आता है बिकॉज ऑफ पाथ। तो अगर देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू सेम होती है तो हमारे पास फेज डिफरेंस आता है के डेल्टा एक्स के कारण। ठीक, क्या आप बोलते हो कि ओमेगा की वैल्यू सेम हो जाएगी लेकिन के की वैल्यू अलग है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ओमेगा और के बीच में एक वेलोसिटी का रिलेशन आता है। अब सेम मीडियम में हमारे पास वेव जा रही है तो वेलोसिटी तो सेम ही होगी, तो अगर ओमेगा सेम है तो के की वैल्यू भी सेम होगी। और इसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देखते हैं, साउंड वेव में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं, मान लो एक वेव यहाँ से सीधी चली गई, दूसरी थोड़ा यहाँ से ऐसे घूम करके आई, तो इसने थोड़ा ज़्यादा पार्ट ट्रैवल कर लिया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि एक वेव ऐसे आई, एक ऐसे, इसने थोड़ा ज़्यादा पार्ट ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास फेज डिफरेंस आता है के डेल्टा एक्स के हिसाब से। अच्छा, अगर के डेल्टा एक्स के हिसाब से कुछ वैल्यू है, तो किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे तो वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इन दोनों ने अलग अलग पाथ जरूर चला है, लेकिन वो जो भी पाथ डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। जैसे यहाँ से देखूं तो बस इतना सा पाथ इसने एक्स्ट्रा चला है, और इस पॉइंट पे आप पूछोगे तो हमेशा पाथ डिफरेंस इतना ही रहेगा, वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी समय के साथ साथ। अगर मैं x की वैल्यू बदल दूं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, तब जरूर मेरे पास दोनों का पार्ट डिफरेंस सेम हो जाता है। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके कारण कभी हमें ये वाली वैल्यू +1 मिलेगी, कभी -1 मिलेगी।
तो हम बोलते हैं भाई हमें कभी मैक्सिमा मिलता है, कभी मिनिमा मिलता है, कभी मैक्सिमा मिलता है, कभी मिनिमा मिलता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ मिलती है। कभी मैक्सिमा है और जहाँ मैक्सिमा है वहाँ पूरी जीवन भर फिर मैक्सिमा ही रहेगा, वहाँ पे बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पार्ट डिफरेंस थोड़ी ना बदल रहा है, तो वहाँ पर फिर मैक्सिमा ही रहता है। हम उसको देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दूसरा केस होता है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाए, ओमेगा की वैल्यू अलग अलग हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास ओमेगा की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी तो अब समय के साथ मेरे पास फेज में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाती है वो डेल्टा ओमेगा टाइम्स टी, इस तरीके से कुछ वैल्यू हमारे पास आ सकती है। साथ में यहाँ पे के का कारण, जो भी चीज़ों के कारण फेज डिफरेंस आ रहा है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि भाई अब फेज डिफरेंस की टर्म में समय का खेल आ चुका है। यानी कि अगर मेरे पास कहीं पे यहाँ से ऐसे आ रही थी, यहाँ से ऐसे आ रही थी, इस जगह पर किसी भी इंस्टेंट पे फेज डिफरेंस की वैल्यू मान लो 2 पाई आ गई, यानी कि वहाँ पर मैक्सिमा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन क्योंकि समय का यहाँ पे फैक्टर आ जाता है तो थोड़ी देर बाद वो फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा। जहाँ पे मैक्सिमा था थोड़ी देर बाद वहीं पे मिनिमा होगा, लेकिन वहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर से फेज डिफरेंस चेंज होगा और वहाँ पे फिर से मैक्सिमा आ जाएगा। तो हम देखते हैं भाई यहाँ पर मेरे पास मान लो पहले इस जगह पे मेरे पास मैक्सिमा था, तो फिर थोड़ी देर बाद वहीं पे मेरे पास आ जाता है मिनिमा, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद मेरे को देखने को मिलता है फिर से मैक्सिमा। तो इस तरीके से वैल्यू चेंज होती रहती है। मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पर ही कभी मैक्सिमा मिल रहा है, कभी मिनिमा मिल रहा है, कभी मैक्सिमा मिल रहा है, कभी मिनिमा मिल रहा है। अगर मैं दूसरी जगह की बात करूंगा तो मान लो इस वक्त यहाँ पर पहले मिनिमा था, ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैक्सिमा आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर से मिनिमा आ जाता है। अब यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता मैं बोलूँ भाई इस पॉइंट पे मैक्सिमा था या इस पॉइंट पे मैक्सिमा था, कोई बात उसका तुक बनता नहीं है। जैसे हम यहाँ बोलते थे कि भाई यहाँ पे एक जगह बीचों बीच मैक्सिमा बनता है, फिर मिनिमा बनता है, फिर मैक्सिमा मिलता है। मुझे मालूम है मैं यहाँ पे कभी भी आऊँ मुझे मैक्सिमा ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पे कभी आऊँगा तो शायद मुझे मैक्सिमा मिल जाए, शायद मिनिमा मिल जाए, यहाँ पे फिक्स नहीं होता। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हमें समझना है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जब मैक्सिमा मिनिमा होता रहता है तो हम किस तरह की बात करते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं यार हर सेकंड कितने मैक्सिमम मिनिमा मुझे मिल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कितनी बीट्स आ रही हैं, है ना, कि विंग 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 ऐसे कुछ फील करने को मिलता है, आपको सुनने को मिलता है। कभी मैक्सिमम होता है, कभी मिनिमा होता है। तो इनको बोला जाता है यहाँ पर हमारे पास बीट्स हैं। तो दोनों ही फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास इस तरीके से होगा। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा जाता है। साउंड में भी इसका थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, उन सबको हम कर लेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमा होगा तो हमेशा मैक्सिमा रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमा मिनिमा चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हम ये बात ही नहीं करते मैक्सिमा है कि मिनिमा, हम बोलते हैं यहाँ पे बीट्स कितनी है, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस तरह की बातें होती हैं। सारा खेल पर आता है अल्टीमेटली कहाँ से, कि फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस हमने देखना सीख लिया तो हम सब कुछ देख लेंगे। पाथ डिफरेंस, मान लो हमारे पास दो अलग अलग जगह से वेव्स आ रही हैं और दोनों ने कुछ अलग अलग पाथ ट्रैवल कर लिया। जैसे इसने कुछ पाथ ट्रैवल किया, उतना ही पाथ इसने यहाँ पे भी ट्रैवल किया, लेकिन ये वाला पाथ हमारे पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा हो जाता है। दिस इज डेल्टा एक्स। एक सोर्स, इनको सोर्स का नाम दे दो, S1 है, ये S2 है। बोला जाता है कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, यानी इनिशियली यहाँ से जब वेव निकली थी तो सेम उनका सेम फेस में थी, लेकिन जब ये यहाँ से आएगी तो उसका में के एक्स वाली टर्म हमारे पास माइनस होती है। यहाँ पे माइनस के एक्स जब होगा तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फेज माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ जो हमारे पास फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है, देखो हमारे पास डेल्टा फाई की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है के डेल्टा एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेज डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया, अब या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है ना। बीच में इंटरमीडिएट चीज़ें भी हो सकती है, पर मेनली हम फोकस करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। तो यहाँ पे देखो बोला जाता है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जैसे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, मान लो हमारे पास इस तरीके से एक पहली वेव थी इस तरीके से कुछ, दूसरी वेव भी जो आई उसका भी जहां इसका मैक्सिमा है वहीं उसका भी मैक्सिमा होगा। तो हमारे पास मान लो दूसरी वेव कुछ इस तरीके से थी, है ना। तो ये दोनों अब देखो मिल करके जो इनके कारण आउटपुट आएगा, है ना, हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। तो हम बोलते हैं भाई यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, दिस इज रिजल्टेंट। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन हो जाती है भाई कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है, जब इसका मैक्सिमम है तब इसका मैक्सिमम है, तब इसका मैक्सिमम है, सबके मैक्सिमम एक साथ आ रहे हैं, सबके मिनिमम एक साथ आ रहे हैं। इस तरीके से आप फील कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या फिर हो सकता है फेज डिफरेंस की वैल्यू 2π भी हो जाए, या फिर हो सकता है 4π हो जाए, क्योंकि हमारी वेव्स तो रिपीट होती है, यहाँ से फिर वो ऐसे ही आने वाला है, फिर वो ऐसे ही आने वाला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि भाई फेज डिफरेंस की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर अब k डेल्टा x, अच्छा k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू होती है हमारे पास 2π/λ। यहाँ से हमारे पास डेल्टा x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2π टाइम्स λ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। यहाँ हम लिख देंगे भाई इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू 2π हो जाए तो हमारे पास ये दोनों कट जाएगा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू लेमडा के बराबर आ जानी चाहिए, वेवलेंथ के बराबर। तो यहाँ पे ये लेमडा आ जाता है, फिर आप इसी तरीके से देखोगे 2λ आ जाएगा, 3λ आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आती जाती है। तो ये बेसिक हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इनको आप फॉर्मुलेट करके भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स को मैं बोल दूँ कि वो n लैम्डा के बराबर है, जहाँ पे n इज इक्वल टू 0, 1, 2, इस तरीके से कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है। या फिर अगर मैं बात करूँ फेज डिफरेंस की, तो वैल्यू हो जाती है मेरे पास 2n π के बराबर होना चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू 0 है ना, 1, 2, कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती हैं। दिस वॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी का ऑपोजिट हो जाता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है इसमें, इसमें देखो थोड़ी सी चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, हमारे पास आउट ऑफ सिंक चली जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर इस तरीके से एक वेव थी, लेकिन जो दूसरी आई वो कुछ इस तरीके से आ गई, है ना, फिर ये आगे और जाएगी जो भी है। तो अब जो रिजल्टेंट बचता है, देखो जब इसका ऊपर की तरफ पॉजिटिव में मैक्सिमम है, इसका नेगेटिव में हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं पे रह जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली कुछ ऐसा रिजल्टेंट बचेगा। दिस इज रिजल्टेंट, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। अब इसमें देखो मैं देखता हूँ कि जिस वक्त ये नीली वाली का मैक्सिमा था, हायर ऊपर की तरफ था, उस वक्त हरा वाला उससे थोड़ी देर बाद आता है ना, या फिर जिस वक्त इसका मैक्सिमम था उस वक्त इसका मिनिमम था। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाती है भाई कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए डेल्टा फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी या तो पाई, या फिर हो जाएगी वो 3π, या फिर वो हो जाएगी 5π, या फिर हो जाएगी इस तरीके से। आप देखते चले जाओ, हमारे पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ, अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दो 2n+1 टाइम्स पाई, इस तरीके से आप लिख सकते हो, जहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, कोई भी आप n की वैल्यू डालो। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसकी वेवलेंथ ऐसे जा रही थी, अगले वाले की वेवलेंथ यहाँ से शुरू होकर कैसे आती है, यहाँ पर वेवलेंथ में हाफ वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस है, और आप इस फॉर्मूले में भी वैल्यू रखोगे। अगर यहाँ पे मैं पाई रख दूँ तो पाई से पाई कट जाता है, हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, वेवलेंथ पाई 2। तो यहाँ पर हमें आपको वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग से मिल जाती है कि भाई अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू या तो λ/2 होगी, या फिर वो हो जाएगी हमारे पास 3λ/2। 3λ/2 मतलब हाफ वेवलेंथ हो गई λ/2, और फिर उसके बाद एक और लैम्डा को ऐड कर दो, है ना। तो ये हमारे पास है, फिर ये हमारे पास है, फिर ये हमारे पास है। अगली वाली यहाँ से शुरू हो या तो, या फिर यहाँ से शुरू हो, या फिर यहाँ से शुरू हो, तो इस तरीके से ऐड होते चले जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5λ/2, और इस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर डेल्टा एक्स को भी आप बोल सकते हो, एक फॉर्मूला इसका भी बनाया जा सकता है, वो आ जाता है हमारे पास 2n+1 λ/2, और यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, कुछ भी आप वैल्यू इसकी रख सकते हो। ये बेसिक है पूरे के पूरे इंटरफेरेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। जब भी हमारे पास 2π या फिर लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव के लिए वही वैल्यू हो जाएगी पाई, 3π, 5π, या फिर λ/2, 3λ/2, 5λ/2, इस तरीके की वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना।
velocity of sound waves in air is 330 meter per second. For a particular sound wave in air, a path difference of 40 centimeter is equivalent to phase difference of 1.6 pi. The frequency of this wave is, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। हमें कुछ तो इन्होंने दे रखा है पाथ डिफरेंट डेल्टा एक्स की वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा फाई की वैल्यू दी हुई है। वीडियो को पॉज करो, ज़रा सॉल्व करो क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया देखो, हमारे पास इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। हमारे पास होता है कि भाई डेल्टा फाई की जो वैल्यू होती है वो होता है के टाइम्स डेल्टा एक्स। अगर मुझे ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं तो मैं सीधे सीधे के की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, बहुत ही आसान है। देखो के की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है यहाँ पे डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई, तो दिस विल बी 1.6 पाई डिवाइडेड बाई पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब देखो मैं इसको 40 नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 0.4, क्योंकि मैं सारी कैलकुलेशन एसआई यूनिट में करना चाहता हूँ। यहाँ से ही कट जाता है हमारे पास 4 और हमें दिख जाता है कि भाई ये आ रहा है 4 पाई। पहली बात तो बताओ 4 पाई आया तो ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछी, हमसे तो पूछी है वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी बता सकते हो? दूसरी चीज़ इन्होंने हमसे साउंड वेव की वेलोसिटी दी हुई है, तो हमें पता है कि भाई जो के होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास या तो 2 पाई बाई लैम्डा, या फिर हमने याद किया था ये ओमेगा बाई वी के भी बराबर होता है। अगर मुझे के पता है, मुझे वेलोसिटी दी है, तो क्या मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी इनटू के। यहाँ से आ जाता है मेरे पास 330 मल्टीप्लाइड बाई के की जो वैल्यू आई है वो आई है 4 पाई के बराबर, है ना, 4 पाई इस तरीके से। और ओमेगा को, अब हमसे ओमेगा नहीं पूछा है, हमसे तो पूछी है फ्रीक्वेंसी, तो हम बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होती है। यहाँ से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जाती है वो जाती है 660 हर्ट्ज, एंड सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखो कितना सिंपल है। तो अगेन ये वाला जो फॉर्मूला है, हम इसको लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बहुत काम की चीज़ है, तो ये हर जगह यूज़ होने वाला है। ये नई चीज़ आ गई है पार्ट डिफरेंस, वैसे ये भी हमने कल ही देख लिया था। हमने देखा कि हमारे पास दो सोर्सेज अगर हैं, मान लो ये सोर्स है इस तरीके से S1, ये यहाँ पर सोर्स है S2, यहाँ से हमारे पास साउंड, या फिर हम वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे एग्जैक्ट सेम चीज़ पढ़नी है वहाँ पे भी, उस केस में लाइट जाती है, यहाँ से हमारे पास साउंड जाता है। दोनों कुछ अलग अलग पाथ लेंथ को ट्रैवल करते हैं, उसके कारण यहाँ पर हमारे पास कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है, और हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ जाता है उसको हम लिख देंगे भाई डेल्टा फाई, इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है के टाइम्स डेल्टा एक्स के बराबर। अब अगर इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी है मान लो I1, इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी है I2, तो हमें पता करना है कि भाई यहाँ पर फाइनली इंटेंसिटी कितनी आ रही है। क्या वो ज़ीरो हो जाती है, क्या वो I1 प्लस I2 हो जाती है, क्या यहाँ पर इंटेंसिटी होती है, हमें देखनी है। और इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि सेम चीज़ वेव ऑप्टिक्स में भी काम आने वाली है, वहाँ भी सेम इंटरफेरेंस होता है, बस वहाँ पर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले देख लेते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो हमारे पास जो फाइनली एम्पलीट्यूड आता है, ए का स्क्वायर को भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ से जो लाइट आई थी उसका एम्पलीट्यूड था A1, यहाँ से जो लाइट आई थी उसका एम्पलीट्यूड था A2। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि ओमेगा एंड के आर सेम, है ना, दोनों का ओमेगा एंड के आर सेम, सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण यहाँ पे फेज डिफरेंस आया हुआ है। एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर आ जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। अब देखो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 पाई होगी, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे केस में ये वाली वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, और हमें यहाँ पर एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है। अदरवाइज ये वाली वैल्यू -1 हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, साथ में हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहीं से हमारे पास इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला आ जाता है। वो क्या हो जाता है, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I1। देखो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो I लिख दिया, A1 का स्क्वायर है तो I1 लिख दिया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से मेरे पास I2, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिंपल A1 A लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 अंडर रूट ऑफ
I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑब्वियस से केसेस होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, पहला केस आ जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा केस भी आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जो डेल्टा फाई की वैल्यू होती है वो या तो 0 हो जाती है, 2 पाई हो जाती है, या इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है। उस केस में हमारे पास कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाती है +1। तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है ना, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन जाता है, दिस इज नथिंग बट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो आने वाला है उसकी वैल्यू आ जाती है A1 प्लस A2 के बराबर। तो यहाँ पे हम सीधे लिख लेंगे इसकी वैल्यू आ जाती है A1 प्लस A2 के बराबर। ठीक, अब हमारे पास इंटेंसिटी में क्या चीज़ हो जाएगी, देखो इंटेंसिटी में भी आप कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू अगर 1 कर दोगे तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बन जाता है, ये जो फॉर्मूला बनता है हमारा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। और यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो हमारी आ जाती है फिर I मैक्स, इसकी वैल्यू आ जाती है √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हमें याद रखना होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सिमिलर चीज़ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे बस क्या होता है, डेल्टा फाई की जो वैल्यू होती है वो या तो पाई हो जाती है, या 3 पाई हो जाती है, या 5 पाई हो जाती है। बेसिकली हमारे पास कॉस ऑफ डेल्टा फाई की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है -1 के बराबर। यहाँ पे कॉस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आई थी, वो आ जाती थी हमारे पास +1 के बराबर। बस इतना सा ही डिफरेंस है। और सेम चीज़ आप यहाँ पे चेक करते हो, अब की बार जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, है ना, ए मिनिमम उसको बोला जाएगा। उसकी वैल्यू आ जाती है A1 माइनस A2, और एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गया, आप इस तरीके से मॉड लगा लेना। सिमिलरली आपसे इंटेंसिटी अगर कभी पूछी जाए तो इंटेंसिटी अब की बार मिनिमम इंटेंसिटी कहलाएगी, और उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चारों फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद इसका और जनरलाइजेशन किया जा सकता है। बोल दिया कि भाई यहाँ से जो दोनों आ रही थी दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, यानी दोनों की इंटेंसिटी भी सेम थी। तो यहाँ पर एक और हमारा केस आ जाता है, इफ़ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I इस तरीके से मान लो लिखा हुआ है, या I0 इसको लिखा हुआ है, या फिर मैं बोल देता हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ 1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ 2 इज इक्वल टू A0, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे केस में बताओ हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्स की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स A0। इंटेंसिटी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो यहाँ पर √I0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर √I0 है तो वो हो जाता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ √I0, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 4 टाइम I0, 4 टाइम्स I0। और ऐसा होना भी चाहिए, हमारे पास इंटेंसिटी होती ही एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे 2 था तो वो स्क्वायर होके 4 हो जाना है। सिमिलरली अगर सेम केस आप यहाँ पे लिखोगे तो ऐसे केस में हमारे पास आ जाता है, इफ़ I1 इज इक्वल टू I2 और इज इक्वल टू I0 लिख दो, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ 2 इज इक्वल टू A0 लिख दो। यहाँ पर हमारे पास I की जो वैल्यू जाती है, अब की बार क्या क्या कहलाएगा, I मिनिमम, इसकी वैल्यू आ जाती है 0, और एम्पलीट्यूड मिनिमम इसकी भी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से केसेस हमारे पास हो जाते हैं। फिर बहुत ही कम चांसेस हैं इस चीज़ के, लेकिन ऐसा बोल दिया कि नहीं, ना ही हमारे पास जो फेज डिफरेंस है ना वो 0 था ना वो पाई था, मान लो उसकी वैल्यू 2π/3 थी, ऐसे में क्या करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास यही वाले फॉर्मूले हमारे पास काम आने हैं। अगर हमारे पास A1 A2 सबकी वैल्यू आप सेम रख दोगे, देखो यहाँ से हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाता है सीधे सीधे, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू बन जाती है वो आ जाता है हमारे पास 2A कॉस ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा ऑफ फाई है ये, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 है ना, कॉस डेल्टा फाई बाई 2
इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा वैल्यू हमारे पास 4i, अच्छा ए नॉट एंड आई नॉट हो जाएगा 4i नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, सारे के सारे ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। द इक्वेशंस ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय, हमारे पास दो वेव्स की इक्वेशन दे दी गई है। दोनों वेव देखो साइन में है और दोनों के हमें दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे कुछ जिस भी फॉर्मेट में लिखा है ओमेगा की वैल्यू सेम आने वाली है, बस अब की बार जो फेज डिफरेंस है कुछ अलग से दे दिया गया है यहाँ पर, है ना। दीज वेव आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज। तो देखो कई बार क्या होता है हमारे पास अलग अलग जगह से इस तरीके से वेव्स आती हैं, तो यहाँ पर कुछ पाथ डिफरेंस हो सकता है, इसने अलग पाथ चल लिया, इसने अलग पाथ चल लिया। लेकिन जब स्ट्रिंग में वेव आती हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है कि यहाँ से घूम कर के आ जाएगी, स्ट्रिंग तो एक ही है। तो अगर किन्हीं दो वेव्स में फेज डिफरेंस है तो वो इनिशियली ही कुछ फेज डिफरेंस रहा होगा, इसके कारण हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से दोनों का देखो एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है, आपको बताना है एम्पलीट्यूड फाइनल कितना होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे आया सॉल्व करते हैं। देखो पहली बात तो मुझे इनके बीच का फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा और यहाँ पे आप इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके की चीज़ हमारे पास आ रही है ऐसे, और यहाँ पे x की वैल्यू आप सेंटीमीटर में रखोगे तो हमारे पास कुछ 2π से मल्टीप्लाई होकर के फाइनली जो भी फेज डिफरेंस आने वाला है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ भाई हमारे पास डेल्टा फाई की जो वैल्यू है डायरेक्ट आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सब ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर सिर्फ 3.5 आ जाता है फेज डिफरेंस, लेकिन उसको 2π से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2π मल्टीप्लाइड बाय 3.5। ये हमारे पास फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है। कितना आ जाता है? ये आ जाता है मेरे पास 7π के बराबर। अच्छा 7π है, इसका मतलब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2π प्लस 2π प्लस 2π प्लस पाई, इस तरीके से। तो इफेक्टिवली यहाँ पे बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है? तो ये सारे तो कंस्ट्रक्टिव कराते, फिर उसके बाद पाई का और फेज डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम हमारा फॉर्मूला लगा देंगे भाई। एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर की वैल्यू होती है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। अब उसकी जगह मैं रख दूंगा पाई, और मुझे पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी -1। किस्मत अच्छी है, वैल्यू यहाँ पे पाई की आ जाती है, हमारे पास जो नेट फेज डिफरेंस बचता है उसकी। ऑलराइट, यहाँ पर अब इसको आप सॉल्व करोगे, वैल्यूज रखने की कोशिश करोगे तो एक तो आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। पाई का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास 3 और 5 दो एम्पलीट्यूड हैं, वो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास इस तरफ 5 है, तो हमारा जो 3 होगा वो इससे पाई के फेज में डिफरेंस होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो भाई, ये वाला एंगल पाई है, और ये दोनों फेजर्स की टर्म में समझना चाहोगे तो दोनों मिलकर के ऐसे घूम रहे होंगे। खैर उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ये इधर 5 था, इधर 3 था, तो जो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा मेरे पास इस तरफ आएगा, उसकी वैल्यू आ जाती है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 एंड 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये एक्चुअली सही लिखा हुआ था, ये एक्चुअली यहाँ पे गैप होना चाहिए। दिस इज़ 5 साइन, ये जो भी वैल्यू इसकी निकल के आएगी वो सेंटीमीटर में होगी, यहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आती है वो सेंटीमीटर, उसकी यूनिट्स लिखी हुई हैं, तो आंसर भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाता है। 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। आप यहाँ से भी सॉल्व करोगे ना, आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम 11th और 12th के पूरे टॉपिक्स को कवर करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे देखते हैं, और हर तरीके के PYQs जितने भी पूछे गए हैं सारे के सारे कवर्ड हैं। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे। बाय द वे वहीं से आप फ्री PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में।